नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करवाऊँगा दोस्तों, जो भी आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो विगत वर्षों की जो परीक्षाएँ हुई है दोस्तों, उनमें दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा दोस्तों। मैं टोटल आपको 200 प्रश्न कवर करवाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। अन्य और जो 3 वीडियो रहेंगे उनके माध्यम से मैं आपको टोटल सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपके जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई है विगत वर्षों में, उनमें पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, और आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि आपके जनरल साइंस से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देख लीजिएगा, इन क्वेश्चनों को अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। ठीक है, तो देखिए मित्रों, सबसे पहला आज का अपना क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है। जो कृत्रिम रेशम होता है उसको बनाने के लिए कौन से कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए मित्रों, आपको चारों ऑप्शन देखने पर पता लग रहा है कि इनमें से जो कृत्रिम रेशा का उदाहरण है अपने पास वो रेयोन है। जो रेयोन बहुलक हैं ये एक कृत्रिम रेशा है, बाकी अन्य कोई कृत्रिम रेशा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मैंने आपको बहुलक वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है, उसके क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, और मैंने आपको बोला है कि बहुलक वाला ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, तो आपकी जो पुलिस कांस्टेबल परीक्षा है इसमें भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों बहुलक से, तो बहुलक वाले टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मैंने आपको स्पेशली बताया है कि कृत्रिम रेशे से अपने पास क्वेश्चन आता है, कोई सा भी एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, सभी में दोस्तों कृत्रिम रेशम से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर रेयोन एक कृत्रिम रेशा है जिसका उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है मित्रों, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है। कोई तत्व होता है दोस्तों, उसकी परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है ये आपको बताना है। तो आपको पता है दोस्तों प्रोटोनों की संख्या से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी तत्व में जो द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों ए, वो किसकी इक्वल होती है, उसमें स्थित प्रोटोनों की संख्या के प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या की, यानी कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या, या फिर आप कह सकते हो परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, ये व्याख्या पढ़ लेना एक बार आप। ठीक है, देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल यही होता है, से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट की जो अभिक्रिया करवाएंगे H2SO4 से, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों CO3 गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो कार्बन ट्राईऑक्साइड गैस है ये निकलेगी दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4, पौधे की बीमारी साइट्रस केकर किसके कारण होती हैं। जो साइट्रस केकर जो बीमारी हैं दोस्तों जो कि पौधे में होती हैं, ये किसके कारण होती हैं, ये आपसे पूछा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जीवाणु के द्वारा होती हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। आपको बताना है दोस्तों कि कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइसोसोम जो होता है ये कोशिका का जो अपशिष्ट निपटान में मदद करता है कोशिकांग का। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का शक्ति ग्रह होता है। ठीक है, जिसमें डीएनए भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यहाँ पर जो 4 ग्रंथियाँ दी गई है इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है, ये आपसे पूछा है, तो ये आपको पता लग गया। जो लार ग्रंथि है दोस्तों ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी तीनों अपने पास अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। इसकी व्याख्या आप जरूर पढ़िएगा। जो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये नलिका युक्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर आप ध्यान रखना, श्वेत ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ, एकरत ग्रंथियाँ, ये सभी बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। जबकि अपने पास जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो पीयूष ग्रंथि होती हैं, थायराइड ग्रंथि होती हैं, पैराथायराइड होती हैं, अधिवृक्क ग्रंथि होती हैं। ठीक है, और यह नलिकावहीन ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये व्याख्या भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 4 गेंदों
ABCOD के कुछ द्रव्यमान समान हो और उनके आयतन का क्रमशः ABCD हो तो इनमें से उच्चतम व न्यूनतम घनत्व वाली गेंद कौन सी होगी। अब देखिए मित्रों, अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान समान दे रखा है और आयतन का भी कुछ नहीं दे रखा है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो आप कह सकते हो कि सभी जो गेंदे इनका घनत्व समान होगा दोस्तों। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपको पता है जो घनत्व होता है रो इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जब द्रव्यमान सेम है तो रो भी सेम ही रहेगा अपने पास, आयतन तो सभी का समान है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और मात्रक पूछिए दोस्तों घनत्व का, यानी कि डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बता दोगे, किलोग्राम। देखिए मात्रक इसी फॉर्मूले से आ जाएगा कि द्रव्यमान का तो क्या होता है, किस में प्रदर्शित कर रहे हैं, एमकेश पद्धति में, किलोग्राम से। और आयतन का क्या होता है दोस्तों, मीटर क्यूब। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर क्यूब यहाँ पर इसका मात्रक भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किसी पदार्थ की 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम भार का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है दोस्तों उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की क्या इकाई होती है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वेबर। ठीक है, जो वेबर है ये चुंबकीय फ्लक्स की मापने की इकाई है। ठीक है, ओम तो किसका है, प्रतिरोध का है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, एम्पियर धारा को मापते हैं एम्पियर में, और वोल्ट में विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाएगी भाई, ये तो आपको पता ही है, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और स्थिति के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रतिवर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको क्या कहते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों, 12मासी पौधा कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, फल विकसित करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, तो आपको पता है एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहोगे आप केमिस्ट्री में, यानी कि रसायन शास्त्र में, तो उसे कहेंगे अपन समरूप मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अर्ग, जूल, कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयाँ हैं। जो अर्ग, जूल, कैलोरी होती हैं किसकी इकाइयाँ हैं, ये पूछा गया है। तो आपको पता है ये सभी ऊर्जा की इकाई होती हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है। तो आपेक्षिक घनत्व को मापने की क्या इकाई होगी भाई, तो इसकी कोई इकाई नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व पूछे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो ये आपको आ जाएगा। अब क्या पूछ लिया इसने, स्थिति के कारण, तो स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। जो फ्लोएम उत्तक होता है दोस्तों पौधों में, ये क्या करता है भाई, ये आपको पता है, पत्तियों से भोजन जो भोजन होता है दोस्तों वो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में ट्रांसफर करता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अणुकणों से मिलकर बनी होती हैं। तो क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, तत्व। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, IRNSS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मित्रों इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 20, किट्टूर कर्नाटक के पूर्ववर्ती राज्य की रानी जिन्होंने क्षेत्र में भारतीय नियंत्रण को कायम रखने तथा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विरोध में वर्ष 1824 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मोर्चा उठाया था परंतु हार गई थी, का क्या नाम है? तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके जनरली पूछ लिया गया है, ये अलग टॉपिक्स हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। रानी चेन्नम्मा जो हैं ये अपने पास 1824 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध इन्होंने मोर्चा उठाया था। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, रानी चेन्नम्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है मित्रों, यह कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के 4 प्रमुख कारण थे। क्या कारण थे? M4 था दोस्तों, मिलिट्रिज्म। ठीक है, M4 था मिलिट्रिज्म, A फॉर एलायंसेज, ठीक है, I फॉर इम्पेरियलिज्म और N फॉर क्या था ये आपसे पूछा गया था, तो N फॉर हो जाएगा दोस्तों नेशनलिज्म। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके पुलिस कांस्टेबल में। ये लास्ट ईयर ही पूछा, मतलब ये पूछा गया था आपके जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2018 में दोस्तों, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में आपका पुलिस का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक, बहुलक का मतलब इंग्लिश में से कह देते हो आप पॉलीमर, ठीक है, से बनाया जाता है? जो कपास होता है दोस्तों कौन से बहुलक से बनाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है दोस्तों तो इसी से ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? जो द्रव्यमान संख्या होती है अभी स्टार्टिंग में बताया था कि द्रव्यमान संख्या A इक्वल टू क्या होता है अपने पास प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस गैस में से सड़े अंडे जैसी गंध निकलती हैं? तो सड़े अंडे जैसी वाली जो गंध आती है वो कौन सी गैस में आती है? तो ध्यान रखिएगा H2S। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मछली से प्राप्त कोड यकृत यानी कि जो लीवर तेल होता है निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत होता है? जो मछली का तेल होता है दोस्तों वो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठकीय हृदय वाला होता है? यानी कि द्विकोष्ठीय जो हृदय वाला जो जीव होता है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों मछली। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? अब देखिए दोस्तों पहले भी ग्रंथि वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस बार भी आ गया। तो यहाँ पर देखिए मित्रों जो आपको पता है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का, 4 कारें ABCD एक ही वेग से गतिशील हैं यदि उनके द्रव्यमान A लेस देन B लेस देन C लेस देन D, यानी कि A का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम B का है, उससे कम C का है, उससे कम D का है, क्रम में है, तो इनमें से किस कार की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी? ये पूछा गया है भाई। ठीक है, तो देखिए मित्रों गतिज ऊर्जा किस कार की उच्चतम होगी? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा A की उच्चतम होगी। क्यों होगी A की उच्चतम? क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है अधिक है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? जो गतिज ऊर्जा होती है यानी कि E इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1/2 mv² होता है, यही होता है ना मित्रों। देखिए मित्रों अब v तो समान है तो सबके लिए v तो कैंसिल हो गया एक तरह से, 1/2 कांस्टेंट है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि अपन कह सकते हैं जो गतिज ऊर्जा है यहाँ पर वो किसके प्रोपोर्शनल हैं
m के प्रोपोर्शनल है, यानी कि द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिस द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, ए का है, तो गतिज ऊर्जा ए की ज़्यादा होगी, फिर उससे कम बी की होगी, फिर उससे कम सी की होगी, फिर उससे कम डी की होगी। आ गया ना समझ में? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, 29वें नंबर का क्वेश्चन है, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? त्वरण की इकाई पूछी है भाई, तो आपको पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ये त्वरण की इकाई होती है, जबकि मीटर प्रति सेकंड तो क्या होता है, वेग की इकाई होती है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय होता है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों सही, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोई प्रकाश है वो किसी एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जा रहे हैं, तो प्रकाश के मुड़ने से, जो प्रकाश का विकिरण है दोस्तों, उसके मुड़ने की प्रक्रिया को आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे दोस्तों अपवर्तन। ठीक है, ये अपवर्तन की घटना है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण भी आपको पढ़ लेना है, परावर्तन भी पढ़ लेना है, प्रकीर्णन भी पढ़ लेना है, अपवर्तन भी पढ़ लेना है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण है। एक आता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो वो भी आपको रीड कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है? तो देखिए मित्रों, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जनरेटर होता है, विद्युत जनरेटर होता है, ये अपने पास यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें। उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसी भी एल्गोरिथम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रियाओं के स्वतः चालन में उस मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया है। तो ऐसी मशीन का आपको नाम पूछा गया है। ठीक है, तो जनरली इसका क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी बच्चों को नहीं आया होगा, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो थे एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग ने ही ऐसी मशीन बनाई थी जो क्या करती है दोस्तों, एल्गोरिथम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविज्ञों का पारंपरिक रूप से मानना है कि जो मानवता का जन्म स्थान है वो कहाँ है? ठीक है, तो मानवता का जन्म स्थान कहाँ माना है वैज्ञानिकों और पुरातत्वविज्ञों ने? ये अफ्रीका से माना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो मानवता का जन्म स्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों 34 नंबर का, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये तो आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो यहाँ पर जो चार पदार्थ दिए गए हैं इनमें से कौन विद्युत का चालक नहीं है, ये पूछा गया है। तो आपको पता है हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चांदी भी होती है, तांबा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है। ग्रेफाइट तो और ही ज़्यादा, जो अपने पास ग्रेफाइट और हीरा है ये क्या है, कार्बन के अपरूप है दोनों। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो हीरा होता है ये अपने पास विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट सुचालक होते हैं। ठीक है, चांदी तांबा ये तो धातुएं हैं, तो ये तो चालन करेगी सही विद्युत का। ठीक है, देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? यहाँ पर चार तत्व दिए गए हैं दोस्तों, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अब इसमें पूछा गया है कि निम्न में से इन चारों में से किसकी, कौन से तत्व की परमाणु संख्या जो सबसे ज़्यादा है, ये पूछा गया है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड, जो सल्फर होता है अपने पास, इसके अणु में परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे नहीं पूछा है कि दोस्तों कि परमाणु संख्या किसकी ज़्यादा है, अणु में परमाणु की संख्या पूछी है। ठीक है, अगर ऐसे पूछता कि परमाणु जो क्रमांक पूछ लिया आपसे तो फिर तो आप क्लोरीन बताते, परंतु यहाँ पर अणु में परमाणु की संख्या पूछी है तो सल्फर सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मित्रों, क्योंकि अपने को पता है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये सभी डबल फॉर्म के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि द्विपरमाणु के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन को आप कैसे लिखते हो, O2 लिखते हो, नाइट्रोजन को कैसे लिखते हो, N2 लिखते हो, क्लोरीन को कैसे लिखते हो, Cl2 लिखते हो। जबकि जो सल्फर होता है दोस्तों
जिसको गंधक भी कहते हैं, ये हमेशा दोस्तों एसिड फॉर्म में पाया जाता है, एसिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। और मैंने आपको जब पढ़ाया था दोस्तों भोलक वाला टॉपिक, तो उसमें रबर का वल्कनीकरण पढ़ाया था। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि जो लेटेक्स होता था उसमें सल्फर के अणु मिलाकर रबर का वल्कनीकरण किया जाता था। ठीक है, तो चीज़ों को आपको जहाँ पढ़ने को मिल जाए दोस्तों वहाँ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ पूछ ली जाए ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, तो जो भी आपको पढ़ने को मिल रहा है उसे पढ़िए आप मस्ती से। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है, 4 विलीनों ABCD का pH मान क्रमशः 2.4, 4, 5, 5.5 है। इनमें से न्यूनतम कौन है? अब देखो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। जो डी है ये न्यूनतम है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपाद की मदद से चलता है? तो कौन सा जीव है जो कूटपाद की मदद से चलता है? तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन अमीबा। जो अमीबा होता है ये कूटपाद की मदद से चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? तो कौन सी नहीं है बैक्टीरिया जनित बीमारी? एड्स नहीं है। एड्स क्या है? वायरस जनित है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है अपने पास इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? यानी कि जो न्यूरॉन का पार्ट नहीं है वो बताना है। तो सेल बॉडी, डेट्राइड, एक्सॉन, ये सभी दोस्तों अपने पास न्यूरॉन के पार्ट हैं। ठीक है, जबकि जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों ब्रोमान कैप्सूल, ये अपने पास न्यूरॉन का पार्ट नहीं है मानव बॉडी में। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में अपन ने दोस्तों 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में अन्य जो 40 क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो भी बच्चे कुछ जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो अपन थर्ड वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। 2 से 3 वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। अभी ये क्वेश्चन 2018 के ही चल रहे हैं दोस्तों। जो 2018 में जो अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर हुए थे आपके राजस्थान पुलिस के, उसी के क्वेश्चन है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो मैंने तैयार करके दिया है। तो सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।